नमस्कार। हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। अखिलेश यादव और मायावती के बीच की लड़ाई अब गिरेबान तक आ गई है और मायावती ने अखिलेश के भरोसे वाले बयान पर करारा हमला भी किया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव को अनर्गल बयान से पहले अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए। आखिर पूरा विवाद है क्या, ये इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बात का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन की बागडोर संभालने वाले अखिलेश यादव ने मायावती से पंगा ले लिया है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी में भरोसे की लड़ाई शुरू हो गई है और अखिलेश यादव ने उस उम्मीद पर ही फुल स्टॉप लगा दिया है जिससे गठबंधन में मायावती के शामिल होने की 1% उम्मीद बची थी। अखिलेश ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मायावती से गठबंधन तो ठीक है, लेकिन गठबंधन के बाद का भरोसा कौन देगा? मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बात का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अगर वो आती है तो क्या आप उसमें शामिल रहेंगे? आपसे मैंने कहा बाद का भरोसा कौन दिलाएगा? अखिलेश के इसी डाउटफुल बयान पर अब मायावती सियासी रण में उतर चुकी है और सीधा हमला सपा अध्यक्ष पर किया है। मायावती ने लिखा, अपनी और अपनी सरकार की खासकर दलित विरोधी रही आदतों, नीतियों और कार्यशैली से मजबूर सपा प्रमुख को बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले अपने गिरेबान में झांककर जरूर देख लेना चाहिए कि उनका दामन भाजपा को बढ़ाने और उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार है। दरअसल इंडी गठबंधन की चौथी बैठक के बाद मायावती ने गठबंधन में शामिल होने के संकेत दिए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को इस संकेत से खुद के प्रभाव पर खतरा लगा, जिसके बाद समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच फाइट शुरू हो गई, जो अब काफी तेज हो चुकी है। बसपा का इंडी गठबंधन में शामिल होने का मामला गिरेबां और गारंटी पर आकर अटका। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से एक सवाल किया गया कि क्या बहुजन समाज पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा हो सकती है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव बाद उनकी गारंटी कौन लेगा। बस अखिलेश यादव के इस जवाब पर मायावती ने पलटवार करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी पहले अपनी गिरेबां में झांके। दरअसल अखिलेश यादव की कोशिश यूपी में कम होते जनाधार को फिर से मजबूत करने की है। इसके लिए वो पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब उनके दलित वाले दांव पर मायावती के बयान से तनाव होने लगा तो उन्होंने भी साफ शब्दों में मायावती को जवाब दे दिया। उस पे कोई चर्चा इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आने वाले समय में गठबंधन होने जा रहा है और गठबंधन होकर के बीजेपी का मुकाबला करने जा रहे हैं। मतलब साफ है, कांग्रेस मायावती से गठबंधन को बेताब है। मायावती भी इंडी गठबंधन में जाने का संकेत दे रही है, लेकिन इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए अखिलेश यादव फिर से कांग्रेस और बीएसपी के बीच में शर्तों और भरोसे की दीवार खड़ी कर चुके हैं, जिसे 24 में पार करना काफी कठिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राहुल गांधी की यात्रा से पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में एंट्री होती है तो उससे पहले सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए। ऐसे में अब कांग्रेस के पास क्या रास्ता बचा है, रिपोर्ट दिखाते हैं। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मत्थापच्ची चल रही है। 4 दौर की बैठक के बाद भी गठबंधन साथी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं और इसी उठापटक के बीच अखिलेश यादव ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है, वो भी तब जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में यात्रा करने वाले हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है, राहुल की यात्रा से पहले सीट बंटवारा हो जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी।
अभी तो ये कांग्रेस की ही यात्रा है और हमें उम्मीद है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं, जिसमें बंगाल में मुख्यमंत्री जी आदरणीय ममता बनर्जी जी, बिहार और जितने भी देश के दल हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ना चाहते हैं, हमें उम्मीद है यात्रा से पहले उन्हीं सभी प्रदेशों की सीट का बंटवारा हो जाएगा, जिससे लड़ाई और मजबूती से लड़ी जा सके। मोदी बनाम विपक्ष की इस लड़ाई में इंडिया गठबंधन के पास ना तो नेता है, ना नीति, ना पीएम फेस है, ना ही संयोजक, और इसी उलझन में अब तनाव क्षेत्रीय पार्टियों के बीच शुरू हो चुका है, क्योंकि सीट शेयरिंग पर यूपी से बिहार तक अपनों में दरार है। उत्तर प्रदेश में एसपी वर्सेस कांग्रेस है, बिहार में जेडीयू आरजेडी वर्सेस कांग्रेस है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी बनाम कांग्रेस है, दिल्ली में कांग्रेस वर्सेस आप है, पंजाब में कांग्रेस वर्सेस आप में दरार है। यानी ऐसा कोई राज्य नहीं जहां सीटों पर टकराव नहीं, क्योंकि इस बीच अखिलेश का बयान कांग्रेस को संदेश देने के लिए काफी है। इससे पहले दीपावली के लगभग उन्होंने एक बार टिकट बंटवारे की बात कही थी, लेकिन अभी कुछ और समय लेने का मतलब है कि इंडिया गठबंधन के साथ उनकी बातचीत चल रही है और माना जा रहा है कि बातचीत के बाद ही यह बात तय हो पाएगी आखिर कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग का गणित अभी मध्य प्रदेश में फेल हो चुका है, जहां अखिलेश यादव सीधे तौर पर कांग्रेस के खिलाफ 70 से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश का अल्टीमेटम कांग्रेस के लिए पावर पॉलिटिक्स के काम नहीं। नई सूची हम लोग जारी कर सकते हैं और निश्चित रूप से अब समय नहीं है, तो बहुत से ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं जो खरवास का महीना चल रहा है, खरवास का समय चल रहा है, जिसको हम लोग थोड़ा सा हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हम लोग बुरा समय मानते हैं। तो निश्चित रूप से 15 जनवरी के बाद से अच्छा दिन जब शुरू होगा तो समाजवादियों के लिए भी और देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी एक अच्छा सूर्योदय होगा। कुंभ की सारी व्यवस्था आजम खान के जिम्मे छोड़ दिए थे, वही अखिलेश यादव आज सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे हैं। अब इससे अच्छे दिन और क्या आ सकते हैं। तो क्या फिर से इंडिया गठबंधन में टूट की वजह सीट शेयरिंग होने वाली है, या फिर मनभेद के बीच भी सीट शेयरिंग संभव है? क्योंकि दावे तो एकजुटता के हो रहे हैं, लेकिन अब तक उस फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका जिससे विपक्षी दल बीजेपी से मुकाबले का हल निकाल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ विकसित भारत संकल्प यात्रा में उन्होंने हिस्सा लिया। 2 जगहों पर विकसित भारत यात्रा के तहत सीएम योगी ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी है विकसित भारत बनाना, उसी के तहत यात्राएं हो रही हैं। सीएम ने कहा कि जिस तरह देश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है, ठीक उसी तरह गोरखपुर भी बदल रहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में हर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। भारत का सम्मान बढ़ा है। आज देश के अंदर दुनिया का सबसे अच्छा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है वो हम सबको हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में, इंडियन वाटरवे के रूप में जहां देखने को मिला है, वही एम्स, IIT, IIM, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, फर्टिलाइजर जैसे कारखाने की आज फिर से एक नए रूप में हम सबके सामने हैं। गांव-गांव की कनेक्टिविटी के साथ साथ हर गांव में बिजली, हर घर में बिजली और हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए लोगों को जल की आपूर्ति करने का कार्यक्रम भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से पलायन कर चुकी हैं। कांग्रेस राम मंदिर दर्शन किस मुंह से करने जाएगी? कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को नहीं माना था।
नहीं, अब कांग्रेस कहीं दिखती तो है नहीं, और जो उनकी बड़ी नेता हैं प्रियंका गांधी, वो प्रभारी थी, उनके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़े, तो मुझे लगता नहीं कि पूरे लगभग 1.5-2 वर्षों में यहाँ कहीं उनकी कोई उपस्थिति है। वो पलायन कर गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पलायन कर गई। जहाँ तक राम भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन करने वाला उनका विषय है, तो वो उन लोगों में है जिन्होंने भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बनाने के लिए उन्होंने वैधानिक रूप से, न्यायालय में भी उनके जो एक बड़े नेता हैं कपिल सिब्बल, उन्हें न्यायालय का निर्णय भगवान श्री राम के पक्ष में ना आया, इसके लिए उन्होंने विषय को लिंगन ऑन करने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस ने कभी भगवान श्री राम के अस्तित्व को माना ही नहीं, आपने देखा होगा। और कांग्रेस हमेशा राम मंदिर के विरोधियों के साथ, निर्माण के विरोधियों के साथ खड़ी रही, उन लोगों के साथ खड़ी रही जिन्होंने कार सेवकों का नरसंहार कराया। तो ये पूरे देश की, प्रदेश की जनता सब जानती है, और कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में कोई संभावना बची नहीं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर एआईयूडीएफ के नेता बदरुद्दीन अजमल ने विवादास्पद बयान दिया है। अजमल ने मुसलमानों को नसीहत देते हुए कहा कि देश के मुसलमान 20 से 26 जनवरी के बीच घर पर ही रहें। इतना ही नहीं, अजमल ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मुसलमान ट्रेन से यात्रा करने से बचें। ट्रेन पूरा भारतवर्ष এই যে রাম জন্মভূমির মুক্তি রাখা হইল, রামের মুক্তি রাখা হইল, ওই দিন তারা পুরো পৃথিবী দেখে লাখ লাখ মানুষ, আর ভারতবর্ষ থেকে তো ঢাকাইতেছে গাড়ি, বাস, ট্রেন, স্পেশাল ট্রেন, প্লেন সব দিতেছে। এর জন্য বিজেপির প্ল্যান বহুত বড়, এটারে আমরা ফ্লাইং ফেল করতে লাগবো, শান্তি রাখতে লাগবো। আমরা কেউ যে এই কয়েকদিন ট্রেনে সফর, এই জিনিসটা একজনে আরেকজনে জানাইয়া দিবেন। নিজের বাড়িতে থাকো, শান্তিতে থাকো, নামাজ পড়ো, আল্লাহর কাছে দোয়া করো। বিজেপি আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু, জানের শত্রু, দিনের শত্রু, ইমানের শত্রু, আজানের শত্রু, মাদ্রাসার শত্রু, মসজিদের শত্রু, মা বোনের পর্দার শত্রু, আমার ইসলামী কানুনের শত্রু, তালাকের শত্রু। এইসব জিনিস আল্লাহ কোরআনে আমাদের। भारतीय जनता पार्टी ने बदरुद्दीन अजमल पर कड़ा प्रहार किया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर अजमल के बयान पर बीजेपी के गिरिराज सिंह ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत नहीं करती। गिरिराज सिंह ने कहा कि बदरुद्दीन अजमल और ओवैसी जैसे लोग समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल को भले नफरत हो बीजेपी से, बीजेपी मुसलमान से नफरत नहीं करती। और आपने देखा होगा वो मुसलमानों को डराएं, धमकाएं, उनमें भ्रम पैदा करें, लेकिन इकबाल अंसारी जो राम जन्मभूमि के पिटिशनर थे, उनके पिताजी, वो जा रहे हैं और पूजा में भी सम्मिलित होंगे। बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग ही समाज के लिए, ओवैसी जैसे लोग, बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग जो समाज में नफरत फैलाने का केवल काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म में भरोसा रखती है और सर्वधर्म का सम्मान करती है। जूना अखाड़ा के सचिव महंत मोहन भारती ने कहा कि इस समय विवादित बयान से बचना चाहिए। साथ ही महंत ने कहा कि लोकतंत्र में पीएम मोदी देश के राजा हैं, राजा में ईश्वर का वास माना गया है। राजा में ईश्वर का वास माना गया है और लोकतंत्र में मोदी जी देश के राजा है, इसलिए कोई एक आदमी ही तो करेगा भगवान की प्रतिष्ठा। उस उल्लास का साक्षी हमको बनना चाहिए, न कि उस अवसर पर बेबुनियाद टिप्पणी करना चाहिए। तो जिस तरह की राजनीति विपक्षी लोग कर रहा है उसको लेकर क्या कहना है? ये सब राजनीति बेबुनियाद है और भगवान राम जो पूरे भारत के आराध्य है, वो अपने स्थान पर विराजमान हो रहे। एक बहुत ही गौरव का क्षण है। इस
विषय में हमें कोई विवाद करना ही नहीं चाहिए। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। स्वागत है। ब्रेक के बाद बड़ी खबर फतेहपुर से। बड़े बेटे की पिटाई से घायल महिला ने 2 बच्चों को जहर खिला दिया और खुद फांसी पर लटक गई। महिला की मौके पर मौत हो गई है। कानपुर हेरिटेज में बेटे ने दम तोड़ दिया, लेकिन बेटी बच गई, जिसका इलाज चल रहा है। मामला औंग थाना इलाके का है। अस्पताल में एडमिट बेटी ने बताया कि मां का बड़े भाई से छोटी सी बात पर विवाद हुआ था, जिस पर भाई ने मां को मारा। बड़े भाई की मार से मां आहत थी। सरला देवी ने आज सुबह अपने बच्ची लड़की अंशीपाल, जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष है, वह लड़की आदर्श पाल, जिसकी उम्र लगभग 8 वर्ष है, को कोई जहरीला पदार्थ गुड़ के साथ खिला दिया, जिसमें उसके बाद स्वयं फांसी लगा करके अपनी हत्या कर ली। उसकी लड़की अंशीपाल का इलाज अस्पताल में चल रहा है और लड़के आदर्श पाल की इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई है। सबको कब्जे में लेकर के पंचायत में पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। मम्मी ने कहा था कि वैसी को हटा दो, तो ये नहीं हटाने गए, तो इसलिए मम्मी ने इसे मारा था। फिर पापा आ गए थे, अम्मा आ गई थी इन्हें बचाने के लिए, तो फिर अम्मा को भी मारा था। फिर पत्थर पापा आए थे, फिर उन्होंने बचाने की कोशिश। हेमकुंड साहिब की बात करते हैं तो हेमकुंड की साल 2024 की पहली तस्वीर आई है, जिसमें बर्फ की चादर नजर आ रही है। हालांकि यहां पर 12 दिसंबर को बर्फ गिरी थी, उसके बाद बर्फबारी नहीं हुई और 12 दिसंबर की बर्फबारी के बाद हेमकुंड गुरुद्वारे और आसपास 2 से 3 फीट बर्फ नजर आ रही है, लेकिन चोटियों पर बर्फ नहीं दिख रही है। जनवरी के पहले हफ्ते में हेमकुंड साहिब में 10 से 12 फीट तक बर्फ जमी रहती है, लेकिन इस बार बर्फ बेहद कम नजर आ रही है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि 9 जनवरी के बाद बर्फबारी हो सकती है, लेकिन फिलहाल हेमकुंड में बेहद कम बर्फ दिख रही है, जो कि हैरानी भरा है। बाईस जनवरी को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। ऐसे में जोशीमठ के चाई गांव के लोगों को भी उम्मीद है कि उनके आराध्य देवी सीता माता के मंदिर की भी कायाकल्प बदलेगी। देखिए हमारी रिपोर्ट। जोशीमठ नगर के ठीक सामने पहाड़ पर बसा है चाई गांव, जो पहले सीतापुर के नाम से जाना जाता था। मान्यता है कि इस गांव में सीता माता ने वेदमती रूप में तपस्या की और जब रावण कैलाश की ओर जा रहा था, उसने सीता माता को यहीं पर छूने की कोशिश की थी। तब इसी जगह पर सीता माता ने रावण को श्राप दे दिया कि तेरी मृत्यु का कारण मैं स्वयं बनूंगी, और इसके बाद वो एक शिला के रूप में विराजमान हो गई। आज भी इस जगह माता सीता के शिला के इस स्वरूप की पूजा की जाती है। जब वेदवती रूप में उनका जन्म था, यहाँ इस स्थान पर तपस्या कर रही थी, तो रावण जो है अपने पोषक विमान से क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था। तो इस जगह में उन्हें बहुत ही जो है शक्ति का पुंज जैसे स्थान देखा, जिसमें माता जी का उज्जवल रूप दिखाई दिया, तपस्या का रूप। तो उस जिज्ञासा से वो नीचे उतरा कि यहाँ पर कौन है, इतने एकांत जगह में तपस्या कर रही हैं, और उनका बहुत दिव्य रूप था। अब लोगों को उम्मीद है कि सीता माता के इस पौराणिक मंदिर का भी कायाकल्प हो जाएगा और यहाँ पर भव्य मंदिर बनाया जाएगा, ताकि देश दुनिया में माता सीता के इस अनोखे रूप के दर्शन सभी लोग कर सकें। बताया जा रहा है कि जो सच्चे मन से यहाँ पर आकर पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी रहेगी। तो हम चाहेंगे कि हमारे उत्तराखंड जो देवभूमि के नाम से ये प्राचीन मंदिर है, इसका स्वरूप भी बदले और पूरे राज्य सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, जैसे बद्रीनाथ में कायाकल्प कर रहे हैं, इस वेदमती आश्रम का भी वो नए स्वरूप को दे और हम लोगों के लिए, उत्तराखंड के लिए एक सौगात दे। राम मंदिर बनने के बाद गाँव के लोगों में उम्मीद है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार करेंगी, कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार करेंगी, जिससे सीता माता के इस मंदिर को भी देश दुनिया में पहचान मिल सकेगी। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।
रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।